का असाइनमेंट भी आपको भेज दिया गया है, तो नए यस सर, कर लिए। हाँ, तो वो क्वेश्चंस भी आप कर लें। और जब क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन करते समय ये याद रखें कि उन क्वेश्चंस को आपको सब्जेक्टिव क्लियरिटी के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, आपको जो सवाल दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि आपकी उस सब्जेक्ट पर क्लियरिटी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा आपको क्लियर रहे कि ये चीज क्या है। यूपीएससी के सवालों में बहुत मामूली सा फर्क रहता है। कभी कभी कई स्टेटमेंट आपको सही लगेंगी पर वो सही होती नहीं है, तो उनका आपको ध्यान रखना है। एक दो स्टूडेंट, अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। एक ने ही अभी तक वैसे सेंड किया है, ज्यादातर किसी ने सेंड नहीं किया। लोग ऑब्जेक्शन भेजते हैं पर ये नहीं भेजते कि क्वेश्चन कौन सा था जिसको लेके उनको गलत लगता है। तो आप उससे देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको सर एक अपेरेंट ठीक लग सकता है, जैसे एक क्वेश्चन था हेग कोड ऑफ कंडक्ट पर। जी सर। ठीक है, हेग कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखा गया है कि वो क्या काम करता है। तो उसकी दो, एक ऑप्शन ए हो सकती है और एक सी हो सकती है। वन करेक्ट है या वन एंड टू करेक्ट है। तो मैंने भी खुद वो चेक किया था और उसमें केवल वन ही करेक्ट है। एक कोड ऑफ कंडक्ट बैलिस्टिक मिसाइल पे बैन नहीं लगाता है, पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि लोग उसका मास प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन ना हो, उसे बैन नहीं करता है। जबकि सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि कोई भी प्री लॉन्च करने से पहले उसको उसकी सूचना देनी पड़ेगी जितने भी सिग्नेटरी हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। तो हमें क्वेश्चन को यूपीएससी में जब आप देंगे तो यूपीएससी के लिए आपको सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जब आप बहुत ध्यान से पढ़ने की आदत रखोगे तो आप जो है उसे क्लियर कर पाओगे। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते तो फिर आप गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, तो आई होप मैं आपको क्लियर हूँ। और आपको जब सवाल करने हैं, अगर आपको एक भी परसेंट डाउट है और डाउट नहीं भी है तो सवाल करते समय काइंडली विजिट एंड चेक। खाली ऐसा नहीं कि एबीसीडी मार्क करना है। मैं आपको एक बार दिखा भी देना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ कि आप उसे कैसे करें। एबीसीडी मार्क करना तो आप कहीं भी कर देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा खेल नहीं होता कि एबीसीडी, क्योंकि ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में लर्निंग इसलिए भी पुअर हो जाती है कि इसमें 4 ऑप्शन दी गई होती है। और जब 4 ऑप्शन हमारे पास होती हैं तब हमारी दिक्कत ये हो जाती है कि हमें 4 में से ये पता है कि कोई तो ऑप्शन सही है ही है, तो या तो गलत है या सही है। आप ए बी सी डी बस इतना आपको चुनना है। आपको सवाल का जवाब कुछ भी ना पता हो तो भी आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना नहीं है कि आप जाएं और उसको केवल अटेम्प्ट कर दें। ऑब्जेक्टिव है कि आप उस विषय के बात को पढ़ें, समझें और फिर आगे बढ़ें। जब आप उस पर श्योर हो जाएं कि हाँ मेरा आंसर ये 100% सही है, ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन आर करेक्ट, जब आप ये सवाल कर रहे हैं, एक सेकंड निकालें और चेक करें व्हाट इज ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन। सर मेरा एक सवाल है। तो अभी तो मेरा सवाल शुरू होता है। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है। मैं ऐसे ही अटेम्प्ट करने के लिए मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं आप मेरी क्या अपेक्षा है, ताकि आपको पता रहे कि मैं चाहता क्या हूँ, तभी आपको वो फायदा भी कर पाएगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे थे, अभी हम कर रहे थे ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन। आप मटेरियल खोलिए, किताब खोलिए, और जैसे मैं विकिपीडिया प्रेफर करता हूँ कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन, व्हाट इज ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन।
द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, इसका पूरा नाम ये है, is an inter-government negotiated agreement prepared under auspice of United Nations that describe itself as covering all dimensions of international migration in holistic and comprehensive manner. सभी प्रकार के इंटरनेशनल माइग्रेशन को ये कवर करता है। एंडोर्स, इस कॉम्पैक्ट को एंडोर्स किया गया था दिसंबर 2018 में। एज द कॉम्पैक्ट इज not an international treaty, so it is not an international treaty, it is not non-binding, this New Zealand publisher and so and so इसको छोड़ देते हैं। इसका लोकेशन न्यूयॉर्क में है, 2018 में इसको बनाया गया। ये इसके बेसिक कुछ फैक्ट शीट है। तो हमारे को यहाँ से ये ध्यान रखना है कि ये क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, इसमें क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, क्या नहीं है। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस क्या होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, अगर आपको स्पेशल ट्रेड अरेंजमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या कोई ट्रेड अरेंजमेंट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में? एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर इंपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज क्या होता है? ठीक है, ये कुछ आइडियाज आपको होने चाहिए। यहाँ पर आप सवाल तब करें जब आपकी उसकी समझ बने, जब समझ के साथ करेंगे तो आप उसे लर्न कर पाएंगे। तो ये 20 सवाल आपको उन 20 टॉपिक्स के बारे में, हर 2 दिन में हम ये 20 सवाल करेंगे और 20 टॉपिक हमारे अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे, क्योंकि सवाल आपको रिपीट नहीं होगा। यूपीएससी में सेम सवाल आपको नहीं आने वाला है। तो आपको तैयार रहना चाहिए कि आप सवाल को कैसे अटेंड करेंगे। तो आई होप मैं अपनी बात को आपको समझा पा रहा हूँ कि आप जब भी कोई करें कोई भी सवाल आप अटेम्प्ट करते हैं, कोई भी असाइनमेंट करते हैं, उसे लर्न करें। यहाँ ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि वन शुड लर्न, नॉट लर्न ए बी सी डी कि मुझे याद हो गया इस क्वेश्चन का आंसर ए है, तो मैंने इस क्वेश्चन का क्वेश्चन भी नहीं देखा, उसमें क्या पूछा गया वो भी नहीं देखा, परंतु मेरे को ये याद हो गया कि इसका आंसर ए है, मैंने रट्टा मार लिया कि ये ए हो गया, इसका आंसर हर बार मैं ए टिक कर दूंगा और लर्न। क्योंकि जब आप रियल एग्जाम में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको वापस नहीं आएगा, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको कुछ और क्वेश्चन आएगा। जब कुछ और क्वेश्चन आएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार इसका आंसर क्या था। ठीक है, चलिए आप में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहता था, आप सवाल पूछ सकते हैं। सर वो टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल आपने दिया है, टेस्ट सीरीज, अच्छा, हाँ जो जी, टेस्ट वो कल को हो है वो आप मतलब बेसिकली है तो 2021 वाले बच्चों के लिए। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता हो, मतलब उसे टेस्ट देना चाहता हो, दे सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप उसे नहीं दे सकते, आप भी उसको दे सकते हैं। आईआर का टेस्ट तो आप लगभग सारे लोग आप दीजिएगा जो कल है। सर जो बच्चे स्टूडेंट लॉगिन से ऑनलाइन क्लास करते हैं, इसके बाद 30 मिनट्स के बाद वो चले जाते हैं, तो क्या उन लोगों का अटेंडेंस शो करेगा? अगर आप 30 मिनट तक अटेंडेंस, देखो अभी मैंने इसमें टाइम कैप्सूल नहीं लगाया है, ठीक है, वी आर नॉट कंसीडरिंग द टाइम, बट हाँ ग्रेजुअली वो भी क्राइटेरिया होगा। आप कोशिश करिए क्लास पूरी अटेंड करिए। देखो मैं हमेशा इतना बोलूंगा, आई डोंट वांट टू बी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टनेस मेरे लिए कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं बिल्कुल, मेरे को ये पसंद नहीं है कि मैं आपका डंडा लेके चलूं, आपको कहूं नहीं आपको क्लास करना है, आपको असाइनमेंट करना है, ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं। ओनली ऑब्जेक्टिव इज सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ, देखो मैं जिस कमी को महसूस करता हूँ अपने भीतर भी औरों के भीतर भी, कि एक बच्चा, कोई भी बच्चा अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो वो क्यों रह जा रहा है, कहाँ वीकनेस है, क्या वो कमी करता है, और जिस कमी को आप भी अप्रिशिएट करेंगे और मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, जिसका जो सबसे महत्वपूर्ण कमी है, मैं अभी तक
अगर मतलब इसमें कोई शोध हो तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई रिसर्च कर ली है, पर फिर भी मैं ये बात को काफी मजबूत दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी बच्चा, कोई भी एनीवन, ठीक है, हर बच्चे में जो योग्यता होती है वो लगभग बराबर होती है। मैं एबिलिटी मेरिट की बात कर रहा हूँ। हर बच्चा, चाहे कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, कुदरत ने लगभग सबको बनाया होता है, बराबर बनाया होता है। एक कॉन्सेप्ट आईक्यू का कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। दोनों कॉन्सेप्ट हैं और मैं इनको भी एग्री करता हूँ कि यस, दे प्ले सम रोल। देयर इज सम बेसिक इंटेलिजेंस and there is some memorizing abilities, ये दोनों होती हैं। परंतु हम में से सबके पास एक एवरेज आईक्यू होता है। एवरेज आईक्यू सबके पास होता है, ऐसा कोई मतलब रिटार्ड नहीं होता जो उसके पास एवरेज आईक्यू ना हो, एक्सेप्ट दोज पीपल जिनके साथ कुछ कंडीशन हो, उनको छोड़ के लगभग सबके पास एक एवरेज आईक्यू होता है और एवरेज मेमोरी पावर होती है। एक्सेप्शनल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ। और कोई भी बच्चा जिसके पास एवरेज मेमोरी हो और एवरेज आईक्यू हो, औसत लोगों की बात की जा रही है, वो आईएएस के एग्जाम कर सकता है, प्रोवाइडेड वो सिंसियर हो, प्रोवाइडेड वो कंसिस्टेंट, लगे रहने वाला हो। आप छोड़ जाते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी कमी है। बीच में हम ड्रॉप कर देते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। हमारा मन हमेशा, मैं आप पढ़ाई में कभी भी इस बात को खुद भी महसूस करते होंगे कि हमारे यहाँ जो फेल होने का कारण बाहर नहीं होता, फेल होने का कारण हमारे अंदर होता है। हम खुद को फेल करते हैं, बाहर कोई फेल नहीं करता। अगर मैं बीच में पढ़ना छोड़ दूंगा, अपना फोकस छोड़ दूंगा, अपनी प्रायोरिटीज बदल दूंगा, तो कैसे पास होऊंगा? जो लोग नहीं फोकस, वो जो फोकस रहेंगे, जो फोकस नहीं रहेंगे, दोनों में अंतर हो जाएगा। जो सिंसियर रहेंगे, जो सिंसियर नहीं रहेंगे। अच्छा, ये सिंसियरिटी जब सालों साल काम करती रहती है तो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देती है। एक बच्चा है जो स्कूल के जमाने से ही सिंसियर है, जो भी जब मौका मिल रहा है लर्न कर रहा है, सीख रहा है। एक बच्चा है जो स्कूल से ही नहीं सीख रहा है, और जो नहीं सीख रहा है वो लगातार पीछे छूटता जाता है। अब मुझे 6ठी क्लास में लैंग्वेज सीखनी थी, मुझे बेसिक साइंस सीखना था, मैंने नहीं सीखा। जब मैंने 6ठी का नहीं सीखा तो 7वीं का सीखना और मुश्किल हो गया मेरे लिए, 10वीं का सीखना और ज्यादा मुश्किल हो गया, 12वीं आते आते मेरे को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता। और एक दूसरा बच्चा है जो 6ठी से लगा हुआ है, धीरे धीरे हर साल कुछ नया लर्न कर लेता है, हर साल कुछ लर्न करता आ जाता है। आप लोग जो यहाँ तक पहुंचे इसलिए नहीं पहुंचे कि आपके अंदर कोई विशेष योग्यता है। आप लोग यहाँ तक इसलिए हो क्योंकि जो और स्टूडेंट है वो इतने कंसिस्टेंट स्कूल के जमाने से नहीं। क्यों आईआईटीएन या जैसे डॉक्टर्स भी आजकल सिविल सर्विसेज में क्लियर करने लगे हैं, क्यों ये लोग क्लियर कर जाते हैं? इसका ऐसा क्या है कि वो ज्यादा होशियार होते हैं? आप बहुत सारे अगर आपके साथ के लोग होंगे, आप उनको चेक करिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आईआईटीएन आपसे ज्यादा होशियार है, परंतु दे हैव डेवलप्ड एन हैबिट। उन्होंने स्कूल के जमाने से ही आदत बना रखी है अपनी कि उन्हें पढ़ना है, हार्ड वर्क करना है। अचीवर्स हैं, दे आर बेसिकली अचीवर। उन्होंने स्कूल के जमाने में मेहनत की, आईआईटी में एडमिशन लिया, आईआईटी में मेहनत की तो आईआईटी को पास किया, उसको पास किया, अब उनको मेहनत करने की आदत है। हम में से बहुतों को मेहनत की आदत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करते ही हम थक जाते हैं, हमें लगता है कि अरे ये तो बेकार है, या हम अपने आप को एक्सक्यूज देने लगते हैं। तो वो नहीं करे, बस इतना मैं चाहता हूँ। चलो तो क्लास शुरू करें। यस सर। यस सर। आप सभी देना चाहते हो तो दे सकते हो, आप सभी का पूरा स्वागत है। टेस्ट सीरीज में पर मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप आईआर तक ही दो। जिन लोगों ने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है वो तो देंगे ही देंगे, जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं। जिनकी तैयारी नहीं है वो खाली ना दे, क्योंकि खाली एबीसीडी भरने से कोई फायदा होगा नहीं। जब आप लर्न करके दोगे तब आपके लिए और अच्छा रहेगा। गुड मॉर्निंग। अब कल हमने सीटीबीटी की बात की थी कि सीटीबीटी एक ऐसी ट्रीटी है जो किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर टेस्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली बैन करती है।
उस पर प्रतिबंध लगाती है। किसी भी तरीके का न्यूक्लियर टेस्ट अगर कोई करेगा तो उस पर वो अपने सैंक्शंस जारी करेगी। हमने न्यूक्लियर वेपन्स बैन ट्रीटी की बात की थी। जिस न्यूक्लियर वेपन्स बैन ट्रीटी के अंदर किसी भी प्रकार के वेपन को रखना, उनको डेवलप करना, टेस्टिंग करना, यूज करना, वो अलाउड नहीं है। CTBT इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर टेस्ट, है ना, किसी भी प्रकार के एक्सप्लोजन से संबंधित है। वेपन्स ट्रीटी वेपन से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे, दोनों में अंतर है। पेलिंडाबा ट्रीटी है जिसके अंतर्गत अफ्रीका एज एन कॉन्टिनेंट को फ्री करना है फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि अफ्रीका में अभी तक न्यूक्लियर वेपन नहीं आए हैं, तो उसको न्यूक्लियर वेपन फ्री रखना है। स्टार्ट ट्रीटी है जो कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये स्टार्ट ट्रीटी रशिया और यूएसए के बीच में है। उनके बीच दोनों के पास जो हथियारों का जखीरा है, उनके पास जो दसियों हजार हथियार है, उनको फेज वाइज मैनर में खत्म करना है। तो इससे पहले जो ट्रीटी थी वो सॉल्ट नाम से ट्रीटी थी, SORT, सॉल्ट। तो सॉल्ट का समय काल खत्म होने के बाद फिर सॉल्ट को रिप्लेस करके स्टार्ट ट्रीटी बनाया गया है। हेग कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि हेग कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो हेग कोड ऑफ कंडक्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन, बैलिस्टिक मिसाइल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे एटम बम्स की लॉन्ग रेंज डिलीवरी के लिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब दूर देश में चले जाए, हम यहाँ से चाहें या कि भाई यहाँ से हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब लेट्स से चाइना चला जाए, चाइना में भी बीजिंग चला जाए, वहां का डिस्टेंस, या लेट्स से हम दिल्ली से फायर करते हैं और ये चाहते हैं पाकिस्तान में किसी जगह या कोई हमारे पर फायर करता है, तो कोई भी देश एक जगह से, दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी कितनी होगी? सर 5-6 किलोमीटर। 500-600 किलोमीटर? हजार ज्यादा होगी, 1001 किलोमीटर के आसपास शायद होगी। ठीक है, तो 1000 किलोमीटर के लिए हमें दिल्ली ऐसा कुछ होना चाहिए जो इन 1000 किलोमीटर तक उसको ले जाए। जो नॉर्मल हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके लिए आज के समय में ले जाना आसान नहीं है, इतने बड़े बम को लेके जाना, क्योंकि न्यूक्लियर बम एक बड़ा हैवी मोटा बम होता है। तो इसको ले जाने के लिए आपको वो चाहिए बड़े बम। और आजकल जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको इजीली ट्रैक किया जा सकता है। जो रडार्स हैं वो हाईली एडवांस्ड है, वो आसानी से आपके एयरक्राफ्ट को वो कर सकती हैं। तो ऐसे में आपको हाई स्पीड लॉन्ग रेंज डिलीवरी सिस्टम चाहिए। And these missiles, they act as this. They are high speed, they have long range. हमने अग्नि मिसाइल बनाया हुआ है। अग्नि मिसाइल का रेंज कितना है? सर अग्नि 6 का तो अभी 10,000 प्लस है। 10,000 प्लस है जी सर, ऑफिशियली 10 बताते हैं इंडिया। कह रहे हैं 10,000 प्लस है। इसका पहले हम लोग जो पढ़ते थे 5-6 हजार के आसपास हुआ करता था। तो अग्नि 5 था वो। अभी जो है बढ़ गया होगा तो 10 तक भी पहुंच गया होगा। तो यानी कि हम इतनी दूर, अब जैसे यहाँ से बीजिंग, इंडिया से बीजिंग की कितनी दूरी होगी? शायद 6,000 या 10,000 के आसपास होगी, 7-8 हजार। तो 6-7 के आसपास है। ऐसे में हमें किस तरीके की मिसाइल की जरूरत पड़ेगी? इंटर कॉन्टिनेंटल, इस तरीके की मिसाइल को लॉन्ग रेंज या इससे भी ज्यादा रेंज की, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मिसाइल जा सके, उस मिसाइल को इंटर कॉन्टिनेंटल लॉन्ग रेंज, शायद 5,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल्स को इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल कहते हैं। तो ऐसी मिसाइल्स को बना सकते हैं, तभी आप इस न्यूक्लियर बॉम्ब को डिलीवर कर पाएंगे। इसलिए मिसाइल टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, अच्छा, जो ये है ये रोकती है बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोलिफरेशन, टू प्रिवेंट प्रोलिफरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, उसके फैलाव को, प्रसार को रोकेगी। किसको रोकेगी?
बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार। ये बैन नहीं करती है, ये याद रखिए, डज नॉट बैन बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ लिखा हुआ है डज नॉट बैन, बट इट डज कॉल फॉर रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब हमें कंट्रोल रखना है इस पर, कंट्रोल इन देयर प्रोडक्शन, टेस्टिंग एंड एक्सपोर्ट। भारत ने इसे 2016 में इसको ज्वाइन कर लिया था। तो ये अंतर थोड़ा सा ध्यान रखना है सबको। अगर आपको किसी को SCOC वाला क्वेश्चन गलत लगा हो तो उसका कारण ये है कि वो कहते हैं सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट this HCOC Hague Code of Conduct stipulates mandatory notification, mandatory information about any pre-launch, for pre-launch notification। आपको अगर उसे लॉन्च करना है तो लॉन्च करने से पहले आपको SCOC को इन्फॉर्म करना होगा, उसकी अनुमति लेनी होगी। तो ये उसका शायद वो स्टेटमेंट गलत है। फिर भी आप कभी भी ऐसा कोई सवाल हो, आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप डिटेल में पढ़ें और मुझे भी सूचित करें। अगर आपको कहीं कोई और इंफॉर्मेशन लगती है तो जरूर बताएं, घबराए नहीं, है ना। सवाल शेयर करने से डरे नहीं कि जी हम गलत हो जाएंगे, इसमें कोई गलत सही नहीं है। सवाल जरूर पूछिए, आप लोग सवाल पूछना बहुत अच्छी आदत है। जब सवाल पूछेंगे तभी कुछ लर्न करेंगे और मेरे को भी लर्न करने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो कुछ मैं आपको कह रहा हूँ सब कुछ सही ही होगा, उसमें कुछ ना कुछ गलती होने की संभावना है। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। तो आप सवाल खूब पूछिए, सवाल आपको लगता है, पर सवाल पूछने से पहले आप उसे पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या आप जो सोच रहे हैं वो ठीक है। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए तो अच्छा लगेगा। हेग का एक और कन्वेंशन है जो है हेग अडॉप्शन कन्वेंशन। अडॉप्ट करने का, बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। बहुत सारे क्या बोलते हैं उनको, बच्चों के आश्रम क्या होते हैं, सर अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम, बहुत सारे ऑर्फनेज से भी ज्यादा अनाथ आश्रम लेना चाह रहा था भारत में। सेमी ऑर्फनेज भी होते हैं सर। ऑर्फनेज किसी भी प्रकार के, वर्ड लिटरली वही है, और हम लोग जिस तरह के अनाथ आश्रम को छोटे छोटे बच्चे होते हैं। भारत में या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वहां पर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास, जिनके माँ बाप नहीं है किसी भी कारण, या तो वो किसी कारण चल बसे हैं या वो उनकी देखभाल नहीं करते हैं इसलिए वो उन्होंने उसको छोड़ दिया है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे देश में, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स नहीं है, और पेरेंट्स ना होने के कारण वो एक्सपोज हैं टुवर्ड्स दी एक्सप्लॉयटेशन। जो घर होता है वो हमें क्या देता है, या कुछ बच्चे अपने घरों को छोड़ देते हैं किसी भी कारण से, तो वो बाहर दुनिया में एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक्सपोज हो जाते हैं, और क्योंकि उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो इसके कारण एक्सटर्नल वर्ल्ड जो बाहरी दुनिया है वो उनका शोषण करती है। इनमें से कुछ बच्चे अनाथ आश्रमों तक भी पहुंच जाते हैं, काफी बच्चे अनाथ आश्रम तक भी पहुंच जाते हैं, परंतु ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करने का एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म भी है कि काफी लोग, अंतरराष्ट्रीय लोग भी इन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अब अडॉप्शन तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी बच्चे को लेना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है, बहुत अच्छी चीज है अगर वो उसकी सही देखभाल करे, एज अ पेरेंट्स देखभाल करे, परंतु हमेशा ये चीज होगी ऐसा आवश्यक नहीं है। बहुत बार जो अडॉप्ट करने वाले लोग होते हैं, जो बच्चों को गोद लेने वाले लोग होते हैं, वो भी उनका शोषण करते हैं, और ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है एक इंटरनेशनल सिनेरियो में, कि हमारा कोई बच्चा बाहर के किसी व्यक्ति ने, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज के बच्चों को हम देखते हैं, बड़े बड़े हॉलीवुड के फिल्म स्टार्स हैं, उनको गोद लेते हैं। जब वो गोद लेते हैं किसी बच्चे को, तो ये भी एक जिम्मेदारी है कि उनका किसी भी तरीके का शोषण ना हो, उनकी सही देखभाल की जाए। ये हमारे लिए इंश्योर करना बहुत जरूरी है। इसी चीज को इंश्योर करने के लिए 1993 का ये अडॉप्शन कन्वेंशन है,
जो बच्चों को और उनके परिवारों को इलीगल, इरेगुलर, प्रीमेच्योर और इल प्रिपेयर्ड अडॉप्शन से रोक बचाता है। मतलब जो विदेश में अब्रॉड जो अडॉप्शन हो रहे हैं उनमें इलीगल अडॉप्शन को, इरेगुलर, प्रीमेच्योर, तो सही तरीके से बच्चों का अगर अडॉप्शन होता है तो वो सही नियमावली के तहत ही हो, ये इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि बच्चों का अब्डक्शन से भारत के अंदर में अडॉप्शन को रेगुलेट करने के लिए ये कारा नाम की एजेंसी है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अगर आप कोई भी बच्चा, कोई व्यक्ति बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, गोद लेना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, उसे कारा के पास जाना पड़ेगा, दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, और वो गाइड करेगी और ये इंश्योर करेगी कि सभी नियम ठीक से पालन हो और किसी भी तरीके से बच्चे का शोषण ना हो। तो इंटरनेशनल स्तर पर इसी काम को इंश्योर करने के लिए ये काम करता है हेग अडॉप्शन कन्वेंशन। अगला कन्वेंशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। बायोलॉजिकल वेपन्स, हमने पहले शायद केमिकल वेपन्स पढ़ लिए हैं। केमिकल वेपन्स के नाम बताएंगे? सर क्लोरीन गैस, मस्टर्ड सल्फाइड। करिएगा आप लोग, चैट विंडो काम नहीं करती है क्या इसमें? नो सर। नो सर, सर पहले सर। करती थी, नहीं काम करती है सर, पहले करती थी। ऐसा कैसे हो रहा है, पता नहीं। अच्छा, एनीवे, तो जब से लॉगिन से स्टार्ट किया तब से काम नहीं करती। आप में से एक दो जन मुझे जो है पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, मैं उन्हें ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो आप जो केमिकल वेपन्स की लिस्ट है उसको एक दो लोग शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं उसे ग्रुप में शेयर कर पाऊँ, या डायरेक्टली ग्रुप में शेयर करना चाहें तो कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग मत करिएगा, रिपीट मत करिएगा, ठीक है? 2-3 लोग शेयर करें कि केमिकल वेपन के कौन कौन से केमिकल वेपन हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने केमिकल वेपन्स के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही बायोलॉजिकल वेपन्स है। बायोलॉजिकल वेपन्स में भी वही सब क्वालिटीज हैं जो किसी और WMD में होती हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में होती हैं। ये इनडिस्क्रिमिनेट होते हैं, लार्ज स्केल पर काम करते हैं और ये इरिवर्सिबल होते हैं। बायोलॉजिकल वेपन भी इसी तरीके से काम करते हैं। जैसे एंथ्रेक्स नाम का एक बैक्टीरिया है, उसको एज अ बायोलॉजिकल वेपन यूज किया जाता है। कुछ वायरस हैं जिनको एज अ बायोलॉजिकल वेपन यूज किया जा सकता है। कुछ टॉक्सिन्स हैं, प्लेग का बैक्टीरिया है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ये सभी बायोलॉजिकल वेपन्स में क्या समस्या है कि वो उनको आप शुरू तो कर सकते हो, रोक नहीं सकते हो। आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन को शुरू तो कर सकते हो, पर वो सिविलियन को अफेक्ट करेगा या मिलिट्री को अफेक्ट करेगा, आप इसे रोक नहीं सकते। वो वापस आपके देश को भी प्रभावित करेगा या दूसरे देश को प्रभावित करेगा, ये भी आप नहीं रोक सकते हो। तो ऐसी ही हाँ सर, कोविड भी बायोलॉजिकल बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया नहीं, वायरस है, और अभी तक ये बात साबित नहीं हुई है कि बायोलॉजिकल वेपन है। एलिगेशन चाइना के ऊपर लगे हैं, एलिगेशंस हैं, और वो वेपन भी नहीं है। बेसिकली जो एलिगेशन है वो ये है कि दिस इज एन सिंथेटिक, कोविड इज एन सिंथेटिक वायरस। सिंथेटिक वायरस क्या होता है? मानव निर्मित, लैब कृत्रिम क्रिएटेड वायरस। ठीक है, जो वायरस है, वायरस में कुछ ऐसे बदलाव कर दिए गए हैं जिससे कि वो हमारी बॉडी को, हमारा जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसको, वो उस पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा। तो ये कोविड है, ऐसा एलिगेशन है। अभी तक ये भी चीज प्रूव नहीं हुई है। ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो सिंथेटिक ही हो, लैब क्रिएटेड हो। बायोलॉजिकल वेपन नेचुरल है ज्यादातर, अभी ये भी हो सकता है कि वो सिंथेटिक भी हो,
तो नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं बायोलॉजिकल वेपन। और Thank you, sir. बायोलॉजिकल वेपन्स को हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को एज एन वेपन जब यूज किया जाएगा तो वो बायोलॉजिकल वेपन कहलाएगा। Thank you, sir. जेनेवा प्रोटोकॉल किसी भी प्रकार के केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को प्रतिबंध। हो जाएगा सर। हाँ जी सर बायोलॉजिकल वेपन सर टॉक्सिन टॉक्सिन सर फंगी टॉक्सिन आएंगे इसमें जैसे मेरे को जो अभी याद है एंथ्रेक्स नाम का एक बैक्टीरिया होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। टॉक्सिन्स हैं कई सारे, उनको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये टॉक्सिन फंगी फंगस जो है कई सारे टॉक्सिन क्रिएट करते हैं और ये टॉक्सिन कई बार बहुत जहरीले होते हैं। मतलब जो जहर है उससे भी कई 100 गुना जहरीले होते हैं। मतलब एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इनविजिबल क्वांटिटी कैन किल यू। ऐसे कुछ टॉक्सिन्स हैं तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसी चीजों को हम बीमारी के लिए वो किया जा सकता है। वायरस किए जा सकते हैं इस्तेमाल, जैसे स्मॉल पॉक्स का वायरस को एज अ वेपन इस्तेमाल किया जा सकता है। पोलियो वायरस को एज अ वेपन इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब किया जा सकता है, पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का एफर्ट है कि ये ना हो, इसलिए ही ये बायोलॉजिकल वेपन बनाया गया है। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। और इसीलिए बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन बनाया गया है। 182 देशों ने इसमें अपने आप को प्रतिबद्धता दिखाई है। और किसी भी प्रकार के बायोलॉजिकल वेपन का डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और स्टॉक पाइलिंग वही फिर इकट्ठा करना, इसको रोकने का इसमें प्रबंध है। इजिप्ट, हाइती, सोमालिया, सीरिया, तंजानिया जैसे ऐसे देशों ने इसको अभी रेटिफाई नहीं किया और किन्होंने साइन नहीं किया है। जो अफ्रीकन कंट्रीज ज्यादातर हैं जिन्होंने इसको, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको साइन नहीं किया है, परंतु बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इनमें से ज्यादातर देश ऐसे नहीं है जिनका, कोई ऐसा देश नहीं है जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ता हो। हाँ, अभी ड्रग्स को एज अ वेपन यूज कर सकते हैं। ड्रग्स को एज अ वेपन, केमिकल हो जाएगा। ड्रग इज अ केमिकल, सो इट्स अ केमिकल वेपन। यूज तो किसी भी चीज को कर सकते हो, वो आपको सोचना है कि कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मस्टर्ड गैस होती है, क्लोरीन है, क्लोरीन गैस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ वेपन। ऑलरेडी किया गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान में, क्लोरीन गैस को, मस्टर्ड गैस को, इनको इस्तेमाल किया गया, ठीक है। पर दैट इज नॉट बायोलॉजिकल वेपन, दैट इज अ केमिकल वेपन, ठीक है। कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज। अगर कहीं कोई न्यूक्लियर डैमेज हो जाता है, कोई न्यूक्लियर इंसिडेंट हो जाता है, सबसे फेमस न्यूक्लियर इंसिडेंट है चेरनोबिल, ठीक है। चेरनोबिल का जो इंसिडेंट है वो एक बड़ा न्यूक्लियर इंसिडेंट है। तो अगर कहीं किसी की गलती से कुछ न्यूक्लियर इंसिडेंट होता है तो ऐसे में उसको कॉम्पनसेट करने की, ठीक है, कि उसको कॉम्पनसेट करने की और उसकी जो लायबिलिटी होगी उसको वहन करने की ये ट्रीटी है, मल्टीलैटरल ट्रीटी, कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कन्वेंशन कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज। हमने अपने देश में कुछ एक्सपेरिमेंट किया पर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और बांग्लादेश भी उसमें अफेक्ट हो गया, तो हमें उसे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा बांग्लादेश को, हाँ जी हमारी गलती से हुआ। हांगकांग कन्वेंशन ऑन शिप रिसाइकलिंग, जो शिप्स होते हैं उनको रिसाइकल किया जाता है। बहुत सारे शिप हैं उनको तोड़ा जाता है, पर इस तोड़ने के प्रश्न में जब शिप पुराना हो जाता है, पानी का जहाज पुराना हो जाता है, तो उसमें बहुत सारा स्क्रैप होता है, लोहा होता है, केमिकल्स होंगे और तमाम चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें स्क्रैप किया जाता है। और ये सिर्फ रिसाइकलिंग एक बड़ी इंडस्ट्री है, परंतु इसमें चैलेंज है एनवायरनमेंट का। रिसाइकलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो स्क्रैप से जो प्रदूषण है,
चाहे वो समुद्र का प्रदूषण हो, लैंड का प्रदूषण हो, और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी हेल्थ का। ये इशू है रिसाइकलिंग में। इसको एड्रेस करता है हांगकांग कन्वेंशन फॉर शिप रिसाइकलिंग। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि भारत में शिप रिसाइकलिंग, शिप रैकेज की, शिप ब्रेकिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भारत में जो पुराने शिप हैं उनको तोड़ने की बड़ी इंडस्ट्री है। अलांग गुजरात में जगह है, वहां पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री। भावनगर है सर, गुजरात में भावनगर। भावनगर, अलांग, ये जगह पर शिप तोड़ने की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पुराने जहाजों को खरीद के तोड़ते हैं, वो बहुत लोगों को उससे व्यापार भी है। तो यहाँ पर भारत का इंटरेस्ट थोड़ा सा इससे कन्फ्लिक्ट में भी जा सकता है, बट फिर भी इंडिया भी चाहेगा कि जो शिप तोड़े जाए वो एनवायरनमेंट के लिए खतरा ना बने, वो लोगों की हेल्थ के लिए खतरा ना बने, और इसी को रेगुलेट करने का, इसको नियमित करने का काम करती है हमारी ये कन्वेंशन, हांगकांग कन्वेंशन फॉर शिप रिसाइकलिंग। इसको अडॉप्ट किया गया था IMO द्वारा। IMO इज, व्हाट इज IMO? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा 2009 में इसको अडॉप्ट किया गया था। शिप जो शिप की स्क्रैपिंग है और उससे हुए जुड़े हुए खतरों के बारे में ये हमें एनवायरमेंटल हजार्ड्स के बारे में बताता है, जैसे एस्बेस्टॉस, हैवी मेटल, हाइड्रोकार्बन, ओजोन डिप्लीटिंग सिस्टम, जो कुछ इसमें हो सकते हैं उनसे किस प्रकार से इनको बचाया जाए। याद रखना हमारे लिए ये जरूरी है कि भारत में देयर इज अ बिग शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, यही काम करने की, शिप रिसाइकल करने की। सर ये इंडस्ट्री सर बांग्लादेश में भी तो है ना? बांग्लादेश में भी होगी, जो कोस्टल कंट्री। यस सर। हमारे देश में ये गुजरात में, अलांग में, और भी जगह पर हो सकते हैं, पर गुजरात में इसका बड़ा सेंटर है। बुडापेस्ट कन्वेंशन, वेयर इज बुडापेस्ट? कौन से देश में बुडापेस्ट? हंगरी। 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 हंगरी की कैपिटल है ना बुडापेस्ट? कैपिटल है सर क्या? यस सर। यस सर। तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, और यहाँ पर हम जो है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कन्वेंशन किया गया है। साइबर क्राइम जो है आज के जमाने के सबसे ट्रिकी तरीके के क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम। इनको इन्वेस्टिगेट करना, इनको कोऑर्डिनेट करना, ये बड़ा चैलेंज है। क्यों? इसमें पता नहीं चल पाता कि, कहने मतलब जो क्राइम करने वाला है वो कहाँ पर बैठा हुआ है। कहने मतलब वो ट्रैक, इनको वो नहीं किया जा सकता सर, ट्रैक नहीं किया जा सकता ना जल्दी से, इसलिए। ट्रैक किया भी जा सकता है तो उसकी लोकेशन बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन हो सकती है। हमने अपने ज्यूरिडिक्शन का एक वो बनाया हुआ, क्या सर चेंज हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, वो पाकिस्तान में बैठ के, दुबई में बैठ के, या किसी और दूसरे देश में जाके मान लीजिए कोई क्राइम कर रहा है, क्राइम को कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो क्या हम उस पर IPC लगा पाएंगे? इंडियन पीनल कोड लगा सकते हैं? नो सर। नहीं लगा पाएंगे। लगा भी पाएंगे तो यहाँ पे आप उसे लेके कैसे आओगे? ठीक है, हमारी पुलिस वहां ऑपरेट ही नहीं कर सकती, और हम उस वहां पर कोई उसके खिलाफ कार्रवाई कर नहीं पाएंगे। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें, जैसा इन्होंने कहा कि लोकेशन सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई वो है कहाँ पर, वो सिचुएटेड कहाँ पर है, इसको आइडेंटिफाई करना। लोकेशन साइबर क्राइम में एक चैलेंज है कि उसकी लोकेशन कैसे पकड़ी जाए और लोकेशन में कैसे हैंडल किया जाए। फिर जो इसके एविडेंस है वो बहुत अलग तरीके के हैं। अब जैसे पुराने जमाने की पुलिस क्या जानती है कि भाई किसी ने मर्डर कर दिया, लेकिन मर्डर का केस आपको एज ए पुलिसमैन इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो आप क्या ढूंढोगे? वेपन क्या है, क्या हथियार से,
ठीक है, बॉडी को ढूंढोगे कि भाई बॉडी कहाँ है, किसको मारा गया, कैसे मारा गया, और फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर सारे एविडेंस जनरली फिजिकल है, सब चीजें सामने दिखाई दे रही है, ब्लड मिल गया है ना, हथियार मिला, उसके कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ है, एक डेड बॉडी है वो आपको मिली है। तो आप इन सब फिजिकल एविडेंसेस को एक जगह पे इकट्ठा करके एग्जामिन कर सकते हो, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि भाई क्या हुआ, सबसे पहले वो यहाँ से यहाँ आया, उसने ये किया, फिर उसने उसकी लड़ाई हुई, बहस हुई, बहस होने के बाद उसने उसको चाकू मार दिया, गोली मार दी, वट जो भी इंसिडेंस है उसको। तो एविडेंस का एक नरेशन होता है, एक सिस्टम होता है, फिजिकल एविडेंस है। पर साइबर क्राइम में क्या है, एविडेंस सारे डिजिटल फॉर्मेट में है। डिजिटल एविडेंस को सबसे मुश्किल, पहला काम तो मुश्किल आती है इनको कलेक्ट करना। अब मान लीजिए किसी आदमी ने किसी को बोला है डिजिटली कि भाई आप जाओ उसको मार के आ जाओ, तो वो जो आदमी काम क्राइम करवाने वाला है उसने कोई मैसेज दिया, वो उसकी लोकेशन एक तो बाहर है, और फिर उसका मैसेज कैसे डिजिटली हम इकट्ठा करें, उसने वो जो मैसेज भेजा वो कैसे टैप करें, कहाँ से चला, किस मशीन से चला, किस मशीन तक गया। बाद में वो कह देगा जी मेरे फोन से गया ही नहीं था, ये तो पता नहीं किसका फोन है। ठीक है, तो ऐसे बड़े सारे चैलेंज हैं साइबर क्राइम में, और इसी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन को बेटर कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटरनेशनल स्तर पर तो उसको काम करता है ये बुडापेस्ट कन्वेंशन। इसमें 64 देश हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन इज रिलेटेड टू साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। अगला कन्वेंशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है रिफ्यूजी कन्वेंशन। रिफ्यूजीज का प्रॉब्लम हमारी दुनिया में हमेशा बना रहता है। सन 1951 में ये रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन हुआ। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशन मतलब बहुपक्षीय, मल्टीलेटरल का मतलब बहुपक्षीय, बहुपक्षीय संधि है ये, जो कि डिफाइन करती है सबसे पहली चीज कि रिफ्यूजी है होता कौन है, हु इज अ रिफ्यूजी। सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए ना, नहीं तो मान लो मैं भी कहूंगा कि जी मैं आई एम अ रिफ्यूजी। अभी इस समय पर अफगानिस्तान के कुछ लोगों के लिए अमेरिका ने ये सोचा हुआ है कि भाई हम अफगानिस्तान से आने वाले लोगों को, कुछ लोगों को वीजा देंगे, उनको अपने देश में रहने की अनुमति देंगे। अब क्योंकि बहुत सारे लोग और भी लोग हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के कुछ लोग हो सकते हैं, इंडिया के भी कुछ लोग हो सकते हैं, जो वो भी अपना नाम लिखवा देंगे, कहेंगे जी हम भी रिफ्यूजी हैं और हमें भी वीजा दिया जाए, जो जो लोग इच्छुक हैं जाने के। अब ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ परिभाषित किया जाना कि हु इज रिफ्यूजी, कौन है रिफ्यूजी, किसको बोला जाए रिफ्यूजी। तो वो रिफ्यूजी होगा, उसकी व्याख्या करना, उसको डिफाइन करना जरूरी है। देन दूसरा ये काम करता है डिफाइन करने के बाद कि उसके अधिकार क्या है। पहले तो डेफिनेशन दी, दूसरा काम उसके अधिकार, कि एक व्यक्ति के कम से कम ये मौलिक अधिकार है, बेशक उसके देश में किसी क्राइसिस के कारण उसको अपना देश छोड़ना पड़ा है, बट स्टिल ठीक है उसके कुछ अधिकार है, उनका सम्मान हमें किया करना चाहिए। और उसको असाइलम होता है शरण देना, ठीक है, कुछ देश उसको शरण दें। ये एक कन्वेंशन यहाँ पर की गई थी कि किस तरीके से हम ये तय करेंगे। जैसे एक उदाहरण वो दे रहा है, वॉर क्रिमिनल्स को नॉट एज रिफ्यूजी, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिफ्यूजी। वॉर क्रिमिनल को कोई ये नहीं कह सकता कि ये रिफ्यूजी है, बिकॉज दे आर वॉर क्रिमिनल्स। आर्टिकल 14 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन UDHR का आर्टिकल 14 रिकॉग्नाइज करता है कि एक इंसान के पास ये अधिकार है कि अगर वो अपने देश में किसी कारण से पीड़ित है तो किसी दूसरे देश में जाकर शरण मांग सके, शरण ले सके। ठीक है, हम कोई एक नागरिक, किसी देश के नागरिक, कोई जनसंख्या, कोई एक व्यक्ति किसी कारण से उस देश में
सरकार द्वारा प्रोसिक्यूटेड है, सरकार उसके पीछे पड़ी हुई है, देश की व्यवस्था उसके पीछे पड़ी हुई है, तो वो दूसरे देश में जाकर शरण मांग सकता है। The people of Afghanistan. हाँ, अफगानिस्तान के लोग तो जा ही रहे हैं, तो जो लोग अफगानिस्तान के लोग जाना चाहते हैं वो इसीलिए जाना चाहते हैं कि भाई उन्हें लगता है कि हम अपने देश में, उनके देश में उनको उनकी हत्याएं हो सकती हैं, जिन्होंने कभी अमेरिकियों का या जो बाहर की फोर्सेस थी उनकी मदद की है, उनके साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं, उनको मारा जा सकता है, उनके परिवार के साथ बुरा व्यवहार हो सकता है। तो इस कारण से वो चाहते हैं कि हमें दूसरे देश शरण दें, असाइलम दें, और इसको वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ये कन्वेंशन भी रिकॉग्नाइज करता है। सर आफ्टर 1967 में इस कन्वेंशन का, इसके प्रोटोकॉल को ये बढ़ाया गया, 1967 के प्रोटोकॉल के द्वारा इसको बढ़ा दिया गया, इसका जो है बढ़ा दिया गया। इस प्रोटोकॉल ने ज्योग्राफिकल और टाइम लिमिट को हटा दिया 1951 के कन्वेंशन से। भारत इसका ना तो इस कन्वेंशन का हिस्सा है, ना इस प्रोटोकॉल का, 69 की कन्वेंशन का। सर अगर जो माइग्रेंट्स पीपल है, अगर दूसरे कंट्री में जाकर उनका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते तो उनको डिपोर्ट किया जा सकता है? रिपोर्ट किया है ये सवाल भाई, देखो अगर उसको किस प्रकार से लिया गया है, क्या लिया गया है, किस तरह से लिया गया है। डिपोर्टेशन जो होता है, डिपोर्टेशन होता है कि कभी किसी देश ने दूसरे देश में, हम ये कहते हैं कि भाई वो व्यक्ति जो आपके देश में रह रहा है उसने हमारे देश में एक क्राइम किया हुआ है और हमारे देश में उसको सजा देना, हमारे को सजा देनी है, ठीक है, और वो क्योंकि वो क्राइम यहाँ किया गया है तो आप उसे हमारे यहाँ भेजो ताकि हमारा न्यायालय उस पर केस लगा सके। ये प्रोसेस होता है डिपोर्ट। जो तुम बात कर रहे हो वो अलग है। तुम ये कह रहे हो कि एक व्यक्ति दूसरे देश में जाकर रह रहा है, अब उसके पास एज ए रिफ्यूजी भी अगर रह रहा है तो भी जो उसके पास उसको किस कैपेसिटी में उन्होंने एक्सेप्ट किया है ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर उनको वीजा दिया गया है, असाइलम दिया गया है इस तरीके से, तो उनको फिर वहां के नियम कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। पर अगर केवल उसका रिफ्यूजी स्टेटस है, रिफ्यूजी स्टेटस का मतलब कि वो टेम्परेरी शरण दी गई है कि भाई आपको कुछ समय के लिए शरण दी गई है और आपका पीरियड, आप उसमें आप व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में वो देश आपको जो रिफ्यूजी स्टेटस है वो विड्रॉ कर सकता है, कह सकता है कि भाई अब आप जाओ, आपको हम यहाँ रिफ्यूजी स्टेटस नहीं देना चाहते। सर हाँ जी सर, तो ये रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं तो उनको सर वो दिया गया स्टेटस या नहीं रिफ्यूजी का? इसको कहाँ के लिए बात कर रहे हैं? रोहिंग्या रोहिंग्या नहीं, कहाँ के लिए सर जो म्यांमार, इंडिया 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 ने नहीं दिया है, इंडिया ने रिफ्यूजी नहीं दिया है, हमने नहीं माना है उनको, ना एक्सेप्ट ही नहीं किया हमने, एज एन रिफ्यूजी एक्सेप्ट नहीं किया है। जो लोग आए भी हैं वो जबरदस्ती और इलीगली आए हैं। तो अगर ये साबित हो जाता है कि वो रोहिंग्या मुसलमान है तो हम उनको बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि वो गलत तरीके से रह रहे हैं ना। हमने कभी कहा एक्सेप्ट ही नहीं किया उनको एज एन रिफ्यूजी। हमने हमने हम तो रादर उस यूएन कन्वेंशन ऑफ रिफ्यूजी के सिग्नेटरी भी नहीं है, हमने उसको साइन ही नहीं किया, तो हम वैसे भी बाध्य नहीं है किसी चीज। सर बांग्लादेश ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था जो रोहिंग्या मुस्लिम है, तो उनके साथ क्या करना चाहिए? इसने बांग्लादेश ने मना किया है? ये सर मना कर दिया था। और यार देखो सुनो, एक बात तो समझो कि रिफ्यूजी किसी दूसरे देश के नागरिक है, किसी पर बाध्यता नहीं है, ये चॉइस है। अगर मान लीजिए कोई मदद करना चाहता है, जैसे मान लीजिए हम किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, अब आपकी कोई मदद करना चाहे ये उसकी चॉइस है, और वो ना करना चाहे ये भी उसकी चॉइस है। अगर वो ये कह दे कि नहीं नहीं मैं नहीं रहता आपको, आपकी मैं नहीं मदद करता, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप उसे कह सको कि नहीं जी नहीं आपको करनी ही पड़ेगी, अनटिल अनलेस आप एक मैकेनिज्म के हिस्सा हो। आपने एक मैकेनिज्म का वो बना हुआ है
उस मैकेनिज्म में आपने कहा कि हाँ जी नहीं आपको करना होगा, तो बाध्यता नहीं है। इवन जैसे अभी ये जो रिफ्यूजी क्राइसिस है या सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस था, इसमें भी बाकी देशों ने ये नहीं कहा कि नहीं कोई भी हमारे देश में आए हम रख सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम जैसे सीरिया का रिफ्यूजी क्राइसिस था, सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस में यूरोप के देशों के ऊपर ये आरोप लगा, जो यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज है, कि आप लोग जो है किसी भी प्रकार के रिफ्यूजी के लिए सहायता नहीं कर रहे हैं। तो उसमें भी सभी देशों ने, उन देशों ने, कुछ देशों ने तो बिल्कुल नहीं कुछ भी किया, कुछ देशों ने ये कहा कि ठीक है, किसी ने कहा कि हम 10,000 लोगों को एज ए रिफ्यूजी एक्सेप्ट करेंगे, किसी ने 20 को करा, किसी ने कहा और किया नहीं। ऐसा सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है। तो मदद करना कोई बाध्यता नहीं होती कि नहीं आपने कह दिया था, आपको करना पड़ेगा। ये आप सभी समझिए कि रिफ्यूजी क्या प्रॉब्लम। भाई एक आदमी मुसीबत में पड़ा हुआ है, उसके देश में उसका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, दूसरा देश अपनी प्रायोरिटी भी तो रखेगा। वो कहेगा भाई मैं इतने लोगों को, मैं एक छोटा सा देश हूँ, ठीक है, मेरे पास खुद अपने खाने के लिए है नहीं, मैं कैसे दूसरे को खाने को दे दूं। मान लीजिए हमारे देश की आबादी 1 लाख लोगों की आबादी है हमारे देश में, और 10,000 लोग हमारे देश में बाहर से चले आए कि हमें रिफ्यूजी रख लो, तो हम कैसे रख लेंगे। भाई मेरे 1 लाख लोग और आ गए मेरे देश में, वो कह रहे हैं हमें रिफ्यूजी ले लो, तो हम नहीं ले सकते ना, कि भाई मेरे पास इतना बड़ा देश ही नहीं है, मेरे पास पहले तो इतना अपने लिए रिसोर्स है, उसके बावजूद भी मेरी चॉइस है कि मैं रखना चाहूँ, लेना चाहूँ, नहीं लेना चाहूँ। अच्छा, अगला जो कन्वेंशन जिसकी बात कर रहे हैं वो है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। ये भी जनरल असेंबली द्वारा एक्सेप्ट किया गया 1984 में। उद्देश्य है टू प्रिवेंट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल एंड इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। कभी कभी किसी के भी साथ, कोई भी इंसान हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, ये कुछ भी हो, तो उसके साथ हम टॉर्चर नहीं करेंगे, क्रूएलिटी नहीं करेंगे, इनह्यूमैनिटी नहीं करेंगे, और किसी भी प्रकार का डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। 161 देशों ने इसको साइन किया हुआ है, पाकिस्तान, चाइना उसमें शामिल है। इंडिया ने इसको साइन किया है पर अभी रेटिफाई नहीं किया है इस कन्वेंशन। इसके कारण हमें अपने सीआरपीसी को बदलना होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलना पड़ेगा। हेलो सर। हाँ सर, जब ह्यूमन राइट्स कमीशन है ही सर, तो इसकी क्या जरूरत है सर? ह्यूमन राइट कमीशन है, तो ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो तो आपके देश के अंदर काम करेगा। तो ये जो काम है, सबसे पहला काम, कोई भी चीज की जाती है अंतरराष्ट्रीय जगत पर, तो सबसे पहला काम जो होता है हमेशा किसी को भी करना, वो होता है सेंसिटाइज करना। सेंसिटाइज करना मतलब किसी को सबसे पहले उसके बारे में सेंसिटाइज करने की हिंदी क्या होगी, तो मुझे बता सकता है? ठीक शब्द याद नहीं आ रहा। हेलो सर। हाँ, यूएनएचसीआर किसके लिए है? अभी आते हैं, यूएनएचसीआर पर भी आते हैं, उससे पहले आगे ये जो इनका सवाल है इस पर ही बात करें। कोई भी काम करने के लिए हमें लोगों को सेंसिटाइज करना होता है, सेंसिटिव करना होता है। जैसे अभी का उदाहरण हम ले रहे हैं, ये कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे टॉर्चर करने में, एक पुलिस वाले से बोलो 2 थप्पड़ मार दिए तो क्या हो गया, है ना, या 2-4 लोग उन्होंने गोली भी मार दी तो कह देंगे ठीक है जी, क्या करें, कानून व्यवस्था बनाते हुए ये करना पड़ता है। अब ये सोचो कि वो 2 थप्पड़ आपको अगर लगे, ठीक है, एक ही थप्पड़ लगा, आपको लगा, तब भी क्या आप ये बात कह सकते हो कि नहीं इसमें कोई बड़ी बात? जब हम ये एक दूसरों को कह देते हैं, बहुत बार हम सिविल सर्वेंट्स भी ये काम करते हैं, हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं। हमें लगता है कोई एक आध मर गया तो क्या है, इतनी जनसंख्या है भारत देश में। अरे कुछ भी हो, जनसंख्या या कुछ भी हो, जिस घर से आदमी मरा है, अगर आप उससे, आपके घर में अगर कोई एक आदमी चला जाता है तो आप कितने परेशान होते हो, ठीक है, कितनी तकलीफ होती है, तो किसी ना किसी घर का सदस्य होगा। हम ऐसे ही 2-4 लोगों को पीट पाट देते हैं, खूब टॉर्चर भी किया जाता है,
तो अगर उसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर आपको कोई पकड़ के टॉर्चर कर दे, ठीक है, बहुत लोगों को सालों साल जेल में बंद है, 2-2, 4-4, 10-10 साल जेल में बंद रह जाते हैं। 10 साल बाद कोर्ट आपको बरी कर देती है कि नहीं, आपके अगेंस्ट जो केस था वो फर्जी था, आप जो है बरी कर दिए गए। पर बरी करने से आपके वो 10 साल तो लौटे नहीं। 10 साल तो उस व्यक्ति की जिंदगी में उसने जितना एक्सप्लॉयटेशन, जेल के अंदर जो उसकी परेशानी, उसके परिवार ने जो कुछ झेला, उसको जो सोशल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो क्या वापस हो सकती है? तो ह्यूमन कमीशन तो इंटरनेशनल स्तर पर सबसे पहली चीज ये होती है कि सबसे पहले लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, सबसे पहले ये बताया जाए कि भाई ये चीज गलत है। अन्यथा बहुत सारे लोग बहुत सी गलत चीजों को यूं ही चलने देते हैं। एक समय ब्लैक स्लेवरी अभी से 100 साल पहले ही बहुत कॉमन थी, ठीक है, ब्लैक लोगों को गुलाम बन के रखना, उनको मारना, पीटना। भारत यस सर, एपेरेथाइड बोलते थे उसको, एपेरेथाइड। अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको बोला जाता है, खाली साउथ अफ्रीका, ठीक है। परंतु ये जितना डिस्क्रिमिनेशन, जितनी चीजें हैं, वो धीरे धीरे कम क्यों हो रही है? अगर आप लोगों को एक छोटी सी चीज में बोलता हूँ, शायद अटपटी भी लगे, 2-3 चीजें, कितनी चीजें बदल रही हैं। पहले महिलाओं की पिटाई करना, घरों में महिला को, विमेन को, अपनी पत्नी को 1-2 थप्पड़ मार देना बड़ी मामूली सी बात थी, है ना। आज से 30-40 साल पहले भी चले जाओगे भारत के अंदर भी, तो आपको ये बात बहुत कॉमन मिलेगी। अभी भी कुछ जगहों पर होगी, परंतु ये ग्रेजुअली कम हो रही कि नहीं हो रही? पहले आज से 30 साल स्कूल में थे, आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा होगा, 20 साल पहले जब हम स्कूल में थे, उस समय पर बच्चों की पिटाई करना फैशन था। माँ बाप जाकर बोलकर आते थे टीचर को कि मास्टर साहब आप इसकी ना पिटाई करना, ठीक है, ये मानता नहीं है, पढ़ता नहीं है, इसकी पिटाई करो। आज क्या कोई टीचर बच्चों को पीट सकता है? आज स्कूलों में गवर्नमेंट ने लॉ भी लगा दिया है, छोटे बच्चों को तो छू भी नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर है। बहुत दूर की बात है। ये सब क्यों संभव हो पाया? आज आप भी नहीं सोचेंगे किसी बच्चे को पीटने के बारे में, किसी अपनी पत्नी को, अपने घर में किसी महिला को पीटने के बारे में आप नहीं सोचेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं सोचेंगे कि आप ये करें। और पहले ये बहुत आम था, बहुत फैशन था, डेली बेसिस पे भी बहुत लोगों को पिटाइयां होती थी। तो क्यों कम हो पाया? क्योंकि सेंसिटाइजेशन बढ़ा। जब आप करते हो लोगों को कि ये जो चीज आप कर रहे हो ये गलत है, ये गैर मतलब अनैतिक है, ये इमोरल है, आपका कंडक्ट गलत है, तो ये जो सेंसिटाइजेशन, ये जो जितने कन्वेंशन है, ठीक है, आपका जो सवाल था कि हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी है या जो कुछ भी बॉडीज है, हमको है जब हमारे पास अपना ह्यूमन कमीशन है, वो इसीलिए जरूरत है कि सबसे पहले जो सेंसिटाइजेशन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। भारत ने आज भी ये साइन किया है, रेटिफाई नहीं किया है। भारत आज भी अपना एक मान रहा है कि नहीं, टॉर्चर थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, उसे अपनी व्यवस्था में बदलाव करना पड़ेगा। तो भारत आज टॉर्चर के मतलब एक तरीके फेवर में तो नहीं कहूंगा, पर कहीं ना कहीं उसे अलाउ करना चाहता है। भारत ऐसे कुछ देशों में से है जहां पर आज भी कैपिटल पनिशमेंट है ना, मृत्यु दंड दिया जाता है। नहीं तो ज्यादातर जो सभ्य और डेवलप मतलब बेहतर कंट्रीज हैं, 100 से ज्यादा देशों में आज कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं है। मतलब हम 160, 80, 90 देश हैं, उनमें 100 देश ऐसे हैं जिनमें कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। हमारे यहाँ है, क्योंकि हमें लगता है इसमें क्या दिक्कत है कि फांसी पे चढ़ा देगा, बट ये दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत है। तो हमें मानव अधिकार, अभी भी हम भारत भी अभी भी मानव अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। आज की व्यवस्था बहुत कैजुअली लेती है, ठीक है, और वो मानव अधिकार जब आपके ऊपर आ पड़ते हैं तभी आपको मानव अधिकार दिखाई देते हैं, अन्यथा नहीं देते। नहीं तो ऐसे हम लोग पब्लिक में सुनते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है, अरे किसी का भी मानव अधिकार हो, किसी को भी बिना कारण थप्पड़ मार दिया जाना, चाहे वो कोई भी हो, किसी जाति धर्म किसी का भी हो, किसी को पीट दिया जाना क्या कानून, क्या सही है?
वो कुछ भी हो सकता है, कि चाहे एक व्यक्ति को ही पीटा जाए। हमारे देश में आबादी ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी मार दें। बहुत लोग इस बात को भी बड़े लाइटली मानते हैं, क्या हुआ 2-4 लोग मर गए तो कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, ये सब तो होता रहता है। तो ये जो इनसेंसिटिविटी है हमारी, ये हमें प्रॉब्लम में डालती है। वी शुड बी अ सेंसिटिव पर्सन, हमें सेंसिटिव होना चाहिए दूसरे लोगों के अधिकारों के बारे में। तो ये कन्वेंशन ऑन टॉर्चर है जो हमें टॉर्चर के संबंध में कि क्या क्या चीजें नहीं किया जाना चाहिए, किस किस तरीके के प्रोहिबिशन होने चाहिए। अगर 2 देशों में वॉर हो तब भी टॉर्चर नहीं होना चाहिए। हर स्टेट को, हर देश को ये व्यवस्था बनानी होगी कि वो लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, अभी थोड़ी देर सवाल में नहीं ले रहा हूँ, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और अदर मेजर्स ले। सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर। पूछा तो नहीं तो पापा कह तो रहे थे, पर वो दूसरा कह रहे थे, कह रहे हैं कृपया अपने को अनम्यूट मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, हर राष्ट्र अपने लिए एक लेजिस्लेटिव सिस्टम बनाएगा, लॉ बनाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाएगा, वैधानिक सिस्टम बनाएगा, जिससे कि जो टॉर्चर है इसको रोका जा सके। अब हमारे देश ने क्यों नहीं इसको रेटिफाई किया? कहीं ना कहीं हमारे देश में ये स्वीकारता है कि भाई बिना टॉर्चर के हम इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकते। पुलिस ये मानती है कि बिना टॉर्चर के इन्वेस्टिगेशन संभव नहीं है। तो अभी भी हमें उस माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है और एक्चुअल सिस्टम बनाने की जरूरत है जिससे कि बिना टॉर्चर के भी हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें। ठीक है, ये कन्वेंशन कहता है कि यदि कोई आदमी आरोप लगाता है कि उसको टॉर्चर किया गया है तो उसका केस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा उसका एग्जामिन होना ही चाहिए, उसके अगेंस्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए अगर वो ऐसा कोई आरोप लगाता है। लॉ कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि इसको रेटिफाई किया जाए, और अगर ये रेटिफाई होगा तो क्या होगा, हमारे जो पब्लिक सर्वेंट है, सबसे बड़ा विरोध यहीं से आएगा, पब्लिक सर्वेंट जो है उनको टॉर्चर के लिए जेल भेजा जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा अगर प्रूफ हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने किसी को टॉर्चर किया। आज भी खबर है तिहाड़ जेल में कस्टोडियल डेथ की, कस्टोडियल डेथ की कस्टडी में रहते हुए तिहाड़ जेल के अंदर में एक व्यक्ति मर गया, मार दिया गया। तो ये अभी भी हमारे लिए ये मामूली खबरें हैं, पर हमें सेंसिटिव होना चाहिए लोगों के प्रति, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसी कोई भी मृत्यु को हल्के से देख रहे हैं, वो मृत्यु हमारे साथ, वो मुसीबत हमारे साथ भी आ सकती है। अच्छा, ये है बाली डिक्लेरेशन। बाली डिक्लेरेशन अभी रिसेंट टाइम में ली गई थी इंडोनेशिया में, और भारत ने रिफ्यूज कर दिया इस डिक्लेरेशन का हिस्सा बनने के लिए। ये वर्ल्ड पार्लियामेंट्री फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर ली गई, और ये इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे और मैक्सिमम सेल्फ रिस्ट्रेंट करेंगे फ्रॉम यूजिंग वायलेंट मीन्स। ये उसी तरीके से संबंधित है कि हम मानव अधिकारों का पूर्ण सम्मान करेंगे। तो इसके लिए ये बाली डिक्लेरेशन थी, पर भारत ने इसको भी साइन नहीं किया है। वॉर्सो कन्वेंशन, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन संबंधित है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक, ICAO से। ICAO ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है? रोल नंबर 3250 के बाद कोई बताओ तो, 3250 के बाद कोई बताओ, व्हाट इज ICAO? सर एयर सर्विसेज को कंट्रोल करता है। एयर सर्विसेज को, एयर सर्विसेज की बजाय हम इसमें एविएशन शब्द, देखिए एक शब्द होता है, हर एक शब्द की अपनी एक सेंटिटी होती है। एयर सर्विस अलग मतलब हो जाएगा, एविएशन अलग हो जाएगा।
तो परफेक्ट शब्द है एविएशन। सभी लोग परफेक्ट शब्द को याद करना सीखे। एविएशन का मतलब होता है नागरिक उड्डयन। सिविल एविएशन की बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा। ये जितनी सर्विसेज है ये सिविल एविएशन, मिलिट्री एविएशन के लिए नहीं होती। मिलिट्री के पास भी अपने जहाज हैं, परंतु उनका सिस्टम अलग है। ये जो कॉमन सिस्टम है ये केवल जो एक आम नागरिक, जो नॉन मिलिट्री नागरिक, नॉन मिलिट्री पर्पज से ट्रेवल कर रहा है बाय एयर, वो सिविल एविएशन कहलाता है, नागरिक उड्डयन। ठीक है, हमारा एक नागरिक है तो उसको, उस पर ये काम करता है ICAO। वियना कन्वेंशन 1961 में। वियना कन्वेंशन, हमारे जितने डिप्लोमेट्स होते हैं दुनिया भर में, हम सबके डिप्लोमेटिक रिलेशन है। हमने राजदूत एक देश से दूसरे देश में भेजता है, ठीक है, एम्बेसडर, राजदूत। इवन हम लोग जो सिविल सर्विसेज में भी पास होते हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं। कुछ लोग इंडियन फॉरेन सर्विसेज में उनको दूसरे देशों में भेजा जाता है भारत के राजदूत के तौर पर। वो वहां पर जाकर भारत के राजदूत का काम करते हैं, वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु ये भी संभव है कि ऐसे राजदूतों के साथ कभी कुछ गलत व्यवहार किया जाए, हो सकता है, ये संभव है। उनको किसी तरह से हैरेस किया जाए। मान लीजिए पाकिस्तान में हमारे राजदूत रह रहे हैं, अब पाकिस्तान के साथ तो हमारे संबंध अच्छे हैं नहीं, पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं हमें और हमारे लोगों को तंग करना चाहेगा। सबसे इजी टारगेट राजदूत हो सकते हैं। तो ये वियना कन्वेंशन ने ये इंश्योर किया है कि जो लोग राजदूत डिप्लोमेटिक मिशंस पर जा रहे हैं वो बिना किसी भय के उस देश में रहकर अपना काम कर सकें। उन्हें किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, हैरेस नहीं किया जाएगा बाय द। ये नियम बनाया गया है वियना कन्वेंशन में। मतलब जैसे कि पाकिस्तान में हमारे राजदूत के खिलाफ कोई केस लगाना चाहे वो नहीं लगा सकते, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त है। डिप्लोमेटिक, क्योंकि आप डिप्लोमेट है, राजदूत, इसलिए आपको इम्यूनिटी प्राप्त होती है। हाँ जी बोलो सर, क्या पाकिस्तान के राजदूत इंडिया में होंगे? बिल्कुल है, ये नहीं है। सब देशों के होते हैं सर ये? बिल्कुल सभी देशों के होते हैं, ज्यादातर देशों के होते हैं। सभी देशों के राजदूत हमारे देश में रहते हैं। हमारे देश के राजदूत सभी देशों में होते हैं, दोनों जगह होते हैं। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के कभी कभी ऐसे होते हैं कि बहुत छोटे देश है, बहुत ज्यादा छोटा देश है कोई, तो हम एक राजदूत को एक से ज्यादा देशों के लिए भी भेज सकते हैं कि आप इन दोनों देशों के राजदूत एक ही है। एक आदमी को, जैसे एक आदमी को 2 चार्ज दे दिए जाते हैं, तो मान लीजिए छोटे छोटे 2-3 देश हैं, लेस इंपॉर्टेंट देश है, तो उन 2 देश 3 देश का चार्ज एक आदमी को दे दिया गया कि भाई आप यहाँ के का काम संभालो, यहाँ का जो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन है आप संभालो। और इनके अधिकारों का, कि कोई डिप्लोमेट को तंग ना किया जाए, इसको उनके अधिकारों को सुरक्षित करता है वियना कन्वेंशन। पूरी दुनिया में वो कहीं भी रहे, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। अगला है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट, ट्रिप्स। ट्रिप्स जो है, जो हमारा WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक महत्वपूर्ण वो है। और ये बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ये क्या करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इंटरनेशनल स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय जगत में एक सिस्टम बनाता है जिससे सभी तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की देखभाल। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब सर वो GI टैग्ड जो रहते हैं वो सब क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, IP क्या होता है, ये क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? सर जो लिखित में हमारे, जो रिटन में हमारे
पर आते हैं। कॉपीराइट सर। हिंदी किसी को पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की? बौद्धिक संपदा। ठीक है, ठीक है। बौद्धिक संपदा, इसकी हिंदी होती है बौद्धिक संपदा। हमारी जो संपदा है, संपदा किसको बोलते हैं? संपत्ति। और आप में से आपके पास कोई संपत्ति है? आपकी संपत्ति में क्या क्या है? हाँ, किसने सवाल पूछा था वही बताए, आपकी संपत्ति क्या क्या है? आपके पास कोई संपत्ति है? सर हाँ, नहीं है ना। आपके पास कोई संपत्ति है? स्प्रिया, चंद्र स्प्रिया, यस सर। आपके यस पास सर। संपत्ति है? सर मेरा खुद का संपत्ति नहीं है, पापा का है। आपके पास कोई संपत्ति नहीं है? मेरी संपत्ति शिक्षा। अरे रुक जाइए, आप जो बोल रही हैं पहले मैं उन्हीं से। यस सर, डिग्री है सर, डिग्री है, पीजी का है सर, बीए है। डिग्री है आपकी संपत्ति, चलो। और सर और तो भी कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है? अच्छा, ऐसा मैं मान नहीं सकता। आप कोई ना कोई छोटी मोटी ज्वेलरी, ईयर, क्या होते हैं, टॉप्स, कुछ नहीं? कुछ हाँ नहीं? वो सब तो है, वो सब है सर। वो संपत्ति नहीं है क्या? वो भी तो हाँ संपत्ति है। है, कीमत है भाई, बेच सकते हो। आपके यहाँ घड़ी होगी, एक मोबाइल नाम की चीज होगी जिसे आप अभी क्लास कर रहे होंगे, वो भी तो संपत्ति है आपकी। यस तो ये सर। आपकी संपत्ति है। अगर कल आपकी नौकरी वोकरी लग जाएगी तो आप हो सकता है कोई घर मकान भी खरीद लोगी, ठीक है, हो सकता है गाड़ी वाड़ी भी बढ़िया सी ले लो। ये सब आपकी संपत्ति, ये सब क्या है? ये सब आपकी संपत्ति है, ठीक है। अब ये जितनी संपत्ति है, ये संपत्ति कैसी संपत्ति? इसके अलावा भी कोई संपत्ति हो सकती है इन सब के अलावा? यस सर। क्या? मौलिक अधिकार। क्रिएशन। क्रिएशन अगर क्या? हमने मौलिक किसी अधिकार चीज सर। को क्रिएट करा है अगर इन हम टर्म्स ऑफ, हम कोई साइंटिफिक हमने से कोई साइंटिफिक फॉर्मूला हो गया या कोई चीज हो गई, क्रिएशन, इन्वेंशन। आपने बनाया है, इन्वेंशन। यस, इन्वेंशन। एबिलिटी। सबसे पहले कहते हैं विद्या। विद्या सबसे बड़ा धन है। आपने इस चीज सुनी हुई है? यस सर। कि हमारे मतलब इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बहुत पहले से समझा गया है। जो चीजें विदेश के लोग अभी रियलाइज कर रहे हैं, भारत में ये सारी चीजें बहुत पहले समझी गई हैं, 2000 4 साल। क्योंकि हम ओल्ड सिविलाइजेशन है, हमें बहुत पुरानी सभ्यता होने के कारण ये लाभ है कि हमने लगभग सारी चीजें जो ये लोग आज सोचते हैं, हम 2000 साल पहले सोच चुके होते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें सोच के भूल भी चुके हैं कि हमको ये सारी चीजें पता थी। विद्या सबसे बड़ा धन है। ये चीज जो है आपको हमारे बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे एंशिएंट लिटरेचर में ये लिखा हुआ मिल जाएगा। सेम बात। तो हमने इस बात को रियलाइज किया कि भाई जो विद्या है, अच्छा मैं विद्या आपको दे सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ किसी तरीके से? यस सर। यस सर। सकता हूँ। यस सर। पर ज्वेलरी भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो विद्या को ट्रांसफर करना और ज्वेलरी को ट्रांसफर करने में कुछ फर्क है? यस सर। सर ज्वेलरी एक बार Yes, sir. ट्रांसफर करने के बाद भी दूसरे व्यक्ति पर चली जाएगी, लेकिन विद्या अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो हमारी बढ़ेगी और दूसरे के पास भी चली जाएगी वो। ये टेंजिबल इंटेंजिबल का फर्क आता है। ये जो प्रॉपर्टी है ये भौतिक है, फिजिकल है। आप इसे महसूस कर सकते हो, नहीं कर सकते? ज्वेलरी को आप अपने जो 4-5 सेंसेस हैं हमारे, हाथ, जो स्किन है, आंख, नाक, टेस्ट कर सकते हो। इनमें फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनसे हम इनको महसूस करते हैं। विद्या को हम टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको उठा के कहीं रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इसे स्मेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसे किसी भी हमारे जो सेंस हैं, जिनको हम अपनी सेंसेस 5 सेंस बोलते हैं, 5 इंद्री, उनमें से किसी के द्वारा भी इसको सेंस नहीं कर सकते। अगर ये सेंस नहीं कर सकते तो क्या विद्या नहीं होती? होती है। विद्या होती है, नॉलेज होती है। तो नॉलेज एक सबसे बड़ा धन है।
तो यानी कि जो संपत्ति है, इससे हमें एक बात पता चलती है कि संपत्ति जरूरी नहीं है कि वो भौतिक ही हो। संपत्ति, ये से इंग्लिश के लिए में एक शब्द है टेंजिबल, दूसरा शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या तो संपत्ति टेंजिबल हो सकती है, संपत्ति इनटेंजिबल भी हो सकती है। यहाँ ये पता चल रहा है कि संपत्ति इनटेंजिबल भी हो सकती है। जैसे विद्या है, विद्या इज एन असेट, इट्स एन असेट। मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, क्यों पढ़ा पा रहा हूँ? क्योंकि ये एक स्किल है, मैंने सीखा है, मैंने अपनी इतनी उम्र में मेहनत करके ये चीज सीखी है। अब मैं आपको वो नॉलेज दे सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, आपको बोल सकता हूँ। तो ये एक इनटेंजिबल असेट है, मेरे पास ये एक असेट है, ये एक संपत्ति है, इसकी भी अपनी कीमत है। अगर मैं इसे बाजार में बेचने लगूं तो उसके पैसे भी कमा सकता हूँ। ठीक है, मैं 10, 20, 50 बच्चों को इकट्ठा कर लूं और कहूँ कि नहीं भाई मेरे को इतनी इतनी फीस दो, तो मैं उससे पैसा भी कमा सकता हूँ। पैसा इज नॉट ओनली क्राइटेरिया ऑफ वैल्यू ऑफ समथिंग, तो इसकी एक वैल्यू है, बट ये इंटेंजिबल है। तो ऐसी सारी संपत्ति जो इंटेंजिबल होती है, ऐसी संपत्ति जो इंटेंजिबल होती है, जिसे हम छू नहीं सकते, संपत्ति तो होती है पर ये हम ऐसी संपत्ति होती है जिसको हम अपने सेंसेस के द्वारा नहीं, 5 सेंसेस के द्वारा महसूस नहीं कर सकते, वो कहलाती है, वो होती है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। हिंदी में से बौद्धिक संपदा बोलते। अब ये जो बौद्धिक संपदा जो होती है, बौद्धिक संपदा के भी 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं। विद्या एक जनरल टर्म है और मतलब इसको ट्रेड नहीं किया जा सकता। करते हैं आजकल लोग, ये भी काम होता है, ट्यूशन पढ़ाना, कोचिंग देना, ये भी एक काम है, व्यापार है, विद्या का भी व्यापार है। परंतु जो इंटेंजिबल थिंग्स हैं, उनके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो प्योरली व्यापार के लिए ही काम करते हैं, कुछ प्योरली व्यापार के लिए काम करते हैं। कौन कौन सी ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो सिर्फ व्यापार से, ट्रेड से संबंधित है? अब आप में से कुछ ने उदाहरण दिए थे, उनके नाम बता दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हाँ बोलिए। ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, पेटेंट और डिजाइन। वेरी गुड। पेटेंट पेटेंट पैटर्न, डिजाइन, जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ये सब क्या चीजें हैं? सर भौगोलिक संकेत, सर भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेत, बिल्कुल सही बताया आपने। तो जो कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट क्या होता है भाई? मैंने एक चीज बनाई, मैंने एक किताब लिखी और मैंने उसे कॉपीराइट करा दिया, मैं उसकी हर कॉपी को 1000 रुपए में बेचता हूँ। मैंने एक किताब लिखी है, मैंने नोट्स छापे हैं और ये नोट्स छाप के मैं उसे 1000 रुपए में बेचता हूँ। कोई अगर इसको कॉपी करेगा तो मैं उस पर उसे सजा दिलवा सकता हूँ, जेल ले जा सकता हूँ। तो ये अधिकार जो होता है, ये अधिकार कहलाता है कॉपीराइट का अधिकार, कि कोई मेरी क्रिएशन को कॉपी नहीं कर सकता बिना मेरी अनुमति के। दूसरा अधिकार है ट्रेडमार्क का। जैसे हम बड़ी सारी कंपनियों के नाम देखते हैं, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, बाटा कंपनी, और ऐसी पता नहीं दुनिया भर की कंपनियां हैं, या जोमाटो या कुछ भी। अब ये सारी कंपनियां, अगर हम कल को कहें कि हम भी टाटा के नाम से या बाटा के नाम से जूता बनाने लग जाए, तो क्या बाटा कंपनी हमें करने देगी? हम भी खोल देते अपना क्यों नहीं करने देगी? या टाटा कंपनी, सर वो टाटा मोटर प्लेगरिज्म का सर वो केस कर सकती है सर। सर क्वालिटी खराब हुई तो ब्रांड नेम खराब होगा। ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? उसका ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते। तो एक्चुअली इन कंपनियों ने ये जो नाम है, इन सबको ट्रेडमार्क, टीएम, ऐसे रजिस्टर कराया रहता है कि ये टीएम है, ये हमारे ट्रेडमार्क्स है, इनको कोई कॉपी नहीं कर सकता। इनके लोगोज भी जो होते हैं, जो डिजाइन फोटो बने रहते हैं, वो सब कॉपी होते, वो सब ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड होते हैं। इन्होंने कानूनन इन पर वो लिया होता है ट्रेडमार्क। जब एक बार आप किसी चीज का ट्रेडमार्क ले लेते हो, तो ट्रेडमार्क लेने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति, अपना नाम आप कुछ भी रखो बट टाटा नहीं रखोगे,
बाटा नहीं रख सकते हो। तो ये चीज कहलाती है ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। कभी कभी आपने देखा होगा कहीं कहीं ये आर बना होता है, एक छोटा सा आर बना रहता है नीचे, ऐसा सा मामूली सा आर बोले के अंदर में, दैट इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, या टीएम लिखा रहता है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर्स हैं, डिजाइन्स हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स हैं। हमने मान लीजिए एक ये लैपटॉप है, लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है वो डिजाइन किया, मोबाइल फोन बनाया, मोबाइल फोन का जो मदरबोर्ड है वो डिजाइन किया। अब कोई उसे कॉपी कर ले, हम उसे रोक सकते हैं। हमने कोई एक दवाई नई खोज करी है, कोई हमारी दवाई की कॉपी करने लग जाए, हम उसे रोक सकते हैं। ये सब हमारे कुछ अधिकार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है। क्योंकि ये ट्रेडमार्क इस कंपनी का कहना ये है कि भाई हमने ये टाटा कंपनी पिछले 100 साल चलाकर तब ये नाम हासिल किया है, हमारी एक पहचान है। जब हम टाटा किसी को बोलते हैं तो टाटा कोई नई भी चीज शुरू करेगा तो तुरंत लोग पहचान लेंगे कि भाई ये वो कंपनी है जो इतने साल से चली आ रही है, ये बहुत अच्छा काम करती है, तो इसका ये काम भी अच्छा ही होगा। तो उन्होंने एक पहचान हासिल की है और कोई दूसरा आदमी से खराब नहीं कर सकता, इसलिए ये ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट रखा गया है। और इसकी एक वैल्यू है, मतलब एक एक्चुअल वैल्यू है, रुपए में इसकी कीमत है। तो ऐसी संपत्ति जो ट्रेड रिलेटेड, इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, WTO के स्तर पर कंट्रोल करने का काम करते हैं ये ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है कि सभी देश एक दूसरे के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सम्मान करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। जैसे चाइना क्या करता है, चाइना बहुत सारी जगह के सभी के प्रोडक्ट्स बना बना के बेचता है। बड़े बड़े जो ब्रांड नेम्स हैं वो आपको वहां से चाइना से मिल जाएंगे। जीन्स है, हमें जो अच्छी अच्छी ब्रांड्स है उनकी कॉपी, एडिडास का जूता भी मिल जाता है। अब धीरे धीरे ये कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ये जो ट्रिप्स है ये ज्यादा से ज्यादा टाइट होता जा रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में अवेयर हो रहे हैं और ये रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सम्मान किया जाना चाहिए, सभी देशों के द्वारा इसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये हमारा ट्रिप्स एग्रीमेंट है। तो ये कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर की हमने बात नहीं करी थी। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है? सभी राइट, जैसे ये जितने राइट है, कॉपीराइट, सर भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 मतलब के अनुसार डिजाइन से अभिप्राय है कि आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप और मतलब अलंकरण रेखाओं या वर्णों का संगठन है सर, जिसे किसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए या द्वितीय रूप में, त्रिविमीय रूप में अथवा दोनों में। इसका मतलब समझाओ यार, जो तुमने हिंदी में बताया है, सरल हिंदी में समझा सकते हो? सर जैसे भारत में सर ये डिजाइन किसी एरिया से बोलने ये सर भारत में, जैसे भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 के अनुसार सर किसी मतलब वस्तु के आकार या उसके मतलब उसका डिजाइन जैसे हम लोग करते हैं। मत मारो, इतना रट्टा मारोगे तो फंस जाओगे। ठीक, देखो सरल हिंदी में समझो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखो किसी भी विषय को ना जटिल मत बनाओ। मैं अपनी बात को कहने के लिए बहुत मुश्किल शब्द भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, बहुत सरल शब्द भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। हमें जटिलता, हम प्रेमचंद को पसंद करते हैं, हिंदी वाले पढ़ने वाले जो लोग हिंदी के लोग हैं वो प्रेमचंद को पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं प्रेमचंद को? जबकि उनके समकालीन बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, मतलब और बहुत सारे वगैरह, बहुत सारे लंबे, बहुत सारे लोग, और ज्यादा क्यों पसंद किया जाता है? क्योंकि ये चीजों को जटिल नहीं करते, तो सिंपल रखते हैं। कोई भी आम आदमी, एक सरल आदमी इनकी बात को समझ सकता है, इनके शब्दों को समझ सकता है। दैट्स हम वो करते हैं। जीआई को समझने के लिए हमें सबसे पहले कोई उदाहरण से चलते हैं। जीआई होता क्या है? like दार्जिलिंग टी। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, बनारसी साड़ी। आप सभी ने बनारसी साड़ी नाम की चीज का नाम सुना होगा। यस सर। ठीक है, बनारसी साड़ी ये बहुत वैल्यू है, फेमस है, मार्केट में बिकती है। बनारस के में जो बनती होगी उसको बनारसी साड़ी बोला जाता है। तो ये क्यों इतनी फेमस हुई? ठीक है, बाकी जितने अधिकार थे ना, जो अभी हमने बात की थी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ये सब, वो ज्यादातर इंडिविजुअल थे, मतलब
किसी एंटिटी के व्यक्तिगत अधिकार थे, एक कंपनी का अधिकार है या इंडिविजुअल का अधिकार है। बनारसी साड़ी एक कलेक्टिव अधिकार है। सर मैं बताऊं, जितने लोग बनारस के हैं, मैं ही बता देता हूँ, जो लोग बनारस के हैं और बनारस के इस कपड़ा उद्योग से, साड़ी बनाने के उद्योग से जुड़े हुए हैं, इन्होंने सैकड़ों सालों की मेहनत के बाद, 500,000 साल की मेहनत के बाद अपना एक नाम कमाया है। इन्होंने नाम कमाया है, एक पहचान कमाई है। जब बनारसी साड़ी बाजार में आती है तो आदमी ये समझता है कि हाँ यार ये बनारसी साड़ी है तो ये अच्छी क्वालिटी की होगी, इसके अंदर ये गुण होंगे, इसके अंदर ये क्वालिटीज होती है, उससे ये कर सकते। तो जीआई इंडिकेटर एक अलग तरीके की बौद्धिक संपदा है जो कि कलेक्टिव पहचान को रिकॉग्नाइज करती है, और ये इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता जीआई इंडिकेटर, बल्कि ग्रुप को, एसोसिएशन को दिया जाता है। जो एसोसिएशन है, मान लीजिए बनारस में जो साड़ी बनाने वालों की एक एसोसिएशन होगी, उसको दिया जाएगा, किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। कोई एक आदमी कहे कि मुझे जीआई दे दो, उसे नहीं मिल सकता, ये ग्रुप को मिलता है, पूरे ग्रुप को दिया जाएगा कि बनारस के जो कपड़ा उद्योग से, साड़ी उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, वो केवल इस जीआई इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। हम दिल्ली में बैठ के सेम क्वालिटी की चीज बना दें तब भी इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ से जुड़े हुए रहना, ऐतिहासिक रूप से जुड़े होना अनिवार्य होता है जीआई इंडिकेटर का। तो जीआई इंडिकेटर का एग्जांपल सर दार्जिलिंग का चाय हो सकता है। बहुत सारे, दार्जिलिंग का चाय हो गया, रसगुल्ला हो छागरे गया, का पेठा। सर अभी झारखंड का सर सोहराई कोहबर पेंटिंग भी आया है सर। बासमती राइस, बहुत सारे, हर साल कुछ 2-4 नए आइटम में ऐड होते रहते हैं जीआई के अंदर। कुछ चादर हो गया। फ्रेंड्स अभी रखते हैं क्लास को, करते हैं ब्रेक, ठीक है, खत्म करते हैं। कल यहाँ से किम्बरले प्रोसेस से शुरू करेंगे। आप लोग इसको आगे खत्म कर लीजिएगा, ज्यादा आगे नहीं बचा हुआ है, इसको खत्म करते हैं। सर असाइनमेंट सर असाइनमेंट ऑलरेडी दिया गया है, आप चेक करो। कंप्लीट हो गया सर। सर कंप्लीट हो गया सर। आपने कंप्लीट किया, बहुत अच्छी बात है। कल परसों आपको दोबारा मिल जाएगा। कल टेस्ट देना है आपने सबने, इंटरनेशनल आईआर का टेस्ट सबको देना है, ये ध्यान रखिएगा। आईआर का टेस्ट सबको देना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आईआर। ओके सर। कैसे कितने बजे सर?